प्रदीप कार ने कहा था ना कि अन्यत्र ध्वनि और स्फोट के भेद को व्यवस्थापित किया ही है, इसलिए यदि यहाँ अभेद से भी हम व्यवहार कर लेते हैं, स्फोट और शब्द में भेद ना करके व्यवहार कर लेते हैं, तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि मुख्य अभिप्राय हम ये जो व्याख्या दे रहे हैं शब्द का, शब्द स्वरूप की, उसका मुख्य अभिप्राय द्रव्यादियों को हटाना है कि द्रव्यादि शब्द नहीं है, इस पक्ष को व्यवस्थापित करना है। ठीक है, तो कहाँ जो है वो ध्वनि और स्फोट के भेद को व्यवस्थापित किया है उसको दिखा रहे हैं। संग्रह आदौ, संग्रह नाम का ग्रंथ विशेष है, उसमें स्पष्ट किया है। और तपर सूत्रे भाष्ये चेत्यर्थ, तपर सूत्र के भाष्य में भी, तपरस्तत्काल से सूत्र आएगा आगे, उसके भाष्य में भी ध्वनि और स्फोट का भेद दिखाया गया है। ध्वनि पदे नात्र वैखरी, ध्वनि पद के द्वारा यहाँ वैखरी वाणी को, स्थूल वाणी को लिया गया। वाणी के 4 विभाग किए गए हैं ना सूक्ष्मतम रूप से, उसकी सूक्ष्मता को, उसके वास्तविक स्वरूप को दिखाने के लिए परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। वैखरी ये स्थूल वाक्य है, जिसको वाणी का तुरीय भाग, चतुर्थ भाग भी कहा जाता है। ये वाणी का एक अंश है वैखरी वाक्य। फिर उसके बाद और सूक्ष्म रूप देखेंगे तो मध्यमा वाक्य है, फिर पश्यन्ति वाक्य है, और सबसे जो वाणी का सूक्ष्म स्वरूप है वो परा है। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। जो परा वाणी को जान लेते हैं वो ब्रह्म को जान लेते हैं, क्योंकि शब्द जो है वो ब्रह्म ही है वस्तुतः। शब्द भी ब्रह्म ही है, शब्द ब्रह्म है। बोलते हैं ना हम, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छति। शब्द ब्रह्म को जो जान लेता है वो पर ब्रह्म को भी जान लेता है। तो हम कहें हमने तो शब्द जान लिए, व्याकरण शास्त्र भी पढ़ लिया, पर हमारा थोड़ा बहुत परिचय है, और वो भी वैखरी वाक से परिचय है। मध्यमा को भी हम अच्छे से जानते नहीं हैं, और पश्यन्ति और परा में तो हमारी कोई पहुंच ही नहीं है, स्पर्श ही नहीं है। तो पर ब्रह्म को कौन जानता है? जो वाणी के परा स्वरूप को जानता है वो पर ब्रह्म को जानता है, ऐसा कहा है। तो ये शास्त्र भी माध्यम है पर ब्रह्म को जानने के लिए भी, लेकिन उसके लिए वाणी के परा स्वरूप का परिचय होना चाहिए। चलिए, ध्वनि पदे नात्र वैखरी, ध्वनि पद से यहाँ पर वैखरी वाक को लिया गया है। और स्फोट पदेन अभिव्यक्त कत्वादिको मध्यमावस्थ आंतरः शब्दः उच्यते। और स्फोट पद से किसको लेते हैं? तो अभी स्फोट पद से सीधे सीधे देखिए, स्फोट पदेन अंतरः शब्दः उच्यते। स्फोट पद से एक अंतर शब्द को लिया जाता है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी शब्द राशि वर्तमान है, उस आंतरिक शब्द को लिया जाता है मध्यमा स्फोट पद से। वो स्फोट पद रहता कहाँ है? तो कहा मध्यमा अवस्थः, वो मध्यमा वाक में अवस्थित है, मध्यमा वाणी में अवस्थित है। ठीक है, और अभिव्यक्त कत्वादिकः, उसमें ककार आदि वर्ण अभिव्यक्त रहते हैं। ठीक है, स्फोट का ये थोड़ा सा परिचय करा दिया है यहाँ पर उद्योतकार ने। स्फोट पदेन अभिव्यक्त कत्वादिको मध्यमावस्थ अंतरः शब्दः उच्यते। स्फोट पद के द्वारा अभिव्यक्त ककार आदि वाले मध्यमा वाणी में अवस्थित अंतर शब्द को गृहीत किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक, वैखरी वाक तो यही है कि जो सारे मनुष्य बोलते हैं आपस में व्यवहार के लिए, ये वैखरी वाक है। जो हम ध्वनि उच्चारण करते हैं और जो श्रोताओं के श्रोत्रेंद्रिय में गृहीत होती है, वो वाणी का वैखरी स्वरूप है। ठीक है, और स्फोट स्वरूप क्या है वाणी का? तो वो मध्यमा में अवस्थित है, वो आंतरिक शब्द है, वो बाह्य स्थूल शब्द नहीं है। आगे देखिए, कथम अस्येति, भाष्य में तो नहीं है कथम अस्य, ये प्रदीप के शब्द हैं। कथम अस्य त्रिभिः संबंधः, प्रदीप कार ने ध्वनिम कुर्वन्निति इस उद्धरण पर प्रश्न किया है ना, विधि प्रतिषेधयोर अप्रवृत्त विषयत्वात् कथम अस्य त्रिभिः संबंधः।
कुर्वन् इत्यस्य वर्तमानार्थत्वादित्यर्थः, तो यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि ध्वनिम कुर्वन् में कुर्वन् ये वर्तमान अर्थ वाला है ना, तो इसलिए इसका तीनों के साथ संबंध कैसे होगा। जब हम कह रहे हैं शब्दम कुरु, इसका मतलब भी वो शब्द अभी नहीं कर रहा, तो ध्वनिम कुर्वन् का उसके साथ संबंध कैसे हो जाएगा। और माँ शब्दम कार्षि, ये भी भूतकालिक विषय है, तो उसका भी ध्वनिम कुर्वन् के साथ संबंध कैसे हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया। कस तर्हि शब्दः के दो उत्तर आ गए हैं हमारे पास। येन उच्चारितेन सासनालांगूल ककुद खुर विषाणीनाम संप्रत्ययो भवति स शब्दः। और यहाँ पे येन से क्या लिया गया था, येन स्फोटेन, येन स्फोटेन प्रकाशितेन अभिव्यक्तेन। ठीक है, और जिसका यत् के द्वारा कथन होता है उसी का तत् के द्वारा परामर्श होता है। तो येन उच्चारितेन सासनालांगूल ककुद खुर विषाणीनाम संप्रत्ययो भवति स शब्दः, जब ऐसा कहा है तो फिर इसका मतलब स शब्दः कह शब्दः, जिसको येन से कहा था, येन से किसको कहा था, स्फोट को कहा था, तो वह शब्द है, कौन शब्द है, स्फोट ही शब्द है। इस प्रथम परिभाषा के अनुसार स्फोट शब्द है, और वो स्फोट मध्यमा अवस्था, मध्यमा वाक वाला शब्द का आंतर रूप है। ठीक है, शब्द का एक आंतरिक रूप है, सूक्ष्म रूप है। और जो दूसरी परिभाषा दी है आचार्य ने, अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इति उच्यते तद्यथा शब्दं कुरु मा शब्दं कार्षिः शब्द कार्ययं माणवकः इति ध्वनिं कुर्वन्नेवमुच्यते तस्मात् ध्वनिः शब्दः। ये कौन सी वाणी है, ये वैखरी वाणी है। यहाँ पर शब्द को कौन सा शब्द लिया गया है, वैखरी वाक वाला स्थूल शब्द लिया गया है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। शब्द के दो स्वरूप लिए हैं, एक वैखरी वाक वाला स्वरूप अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इति उच्यते इस प्रसंग में, और एक मध्यमावस्था वाली वाणी ली गई है शब्द के रूप में यहाँ पर, स्फोट रूप वाणी, स्फोट रूप शब्द वो येन उच्चारितेन सासनालांगूल ककुद खुर विषाणीनाम संप्रत्ययो भवति यहाँ पर। तो ये एक प्रकरण पूरा हो गया। अथ गौरित्यत्र कः शब्दः, इसका उत्तर आ गया। क्या उत्तर आया इसका, अथ गौरित्यत्र कः शब्दः। एक तो जिसके द्वारा गौ इस अर्थ का ज्ञान होता है ना, गो द्रव्य का ज्ञान होता है, वही द्रव्य का ज्ञान होता है। वहां पे व्याख्याकारों ने बताया था कि आप इसको उपलक्षण समझ लीजिए, द्रव्य का, जाति का, गुण का, उससे संबद्ध क्रियाओं का ज्ञान होता है, उसको हम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब उस शब्द का एक स्थूल स्वरूप है जो हम बोलते और सुनते हैं, और एक उसका आंतरिक स्वरूप है जो हमारे मस्तिष्क में प्रकाशित होता है। उन दोनों को ही यहाँ शब्द के रूप में गृहीत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है शास्त्र प्रयोजनाधिकरणम, व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन क्या है। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, जिज्ञासु पूछ रहा है कि ठीक है, आपने शब्दानुशासन में शब्द का स्वरूप बता दिया कि हम शब्द से किसको लेंगे। ठीक है, अब आप शब्दानुशासन ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो इसके प्रयोजन क्या है सो बता दीजिए पहले, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले प्रयोजन तो पता होने चाहिए ना। न प्रयोजनमंतरेण मंदोपि प्रवर्तते, ये लोग प्रसिद्ध वाक्य कि बिना प्रयोजन के तो कोई मंद बुद्धि भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं होता, प्रवृत्त नहीं होता है। तो जब आप शब्दानुशासन जैसे बृहद ग्रंथ का प्रणयन करने जा रहे हैं, तो प्रथम ये चर्चा करना उपयुक्त ही है, कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। इस शब्दानुशासन के प्रयोजन क्या है, प्रदीप देखिए। कानि पुनरिति किम संध्योपासनादिवद व्याकरणाध्ययनम नित्यम कर्म अथ काम्यमिति प्रश्न। प्रदीपकार
इस प्रश्न के पीछे जिज्ञासु का भाव ये कह रहे हैं कि जिज्ञासु इस भाव के साथ पूछना चाह रहा है कि व्याकरण का अध्ययन नित्य कर्म है या काम्य कर्म है। ठीक है, संध्योपासना आदि की तरह व्याकरण का अध्ययन नित्य कर्म है या फिर काम्य कर्म है, किसी कामना को लेकर के किए जाने वाले जो कर्म होते हैं वो काम्य कर्म होते हैं। तो कैसा कर्म है ये, ऐसे पूछना चाहता है। उद्योत देखिए भाष्य, कानि पुनः शब्दानुशासनस्येति शब्द ज्ञान फलक व्याकरणाध्ययनस्य इत्यर्थः। शब्द ज्ञान फल वाला व्याकरणाध्ययन, शब्द ज्ञान फल है जिसका, ऐसा व्याकरण अध्ययन, उसके क्या प्रयोजन है। माने शब्द ज्ञान फल तो है ही, वो तो पता ही है, उसके साथ उसके कुछ अन्य प्रयोजन हो तो बताइए। तदाह, उसको प्रदीपकार कहते हैं किम संध्येति। शब्द ज्ञान फल को तो ये अध्येता भी जानता ही है, ठीक है, फिर भी पूछ रहा है शब्दानुशासन से किम प्रयोजनम। तो उसका अभिप्राय प्रदीपकार ने क्या बता दिया कि जिज्ञासु जानना चाहता है कि व्याकरण अध्ययन रूप कर्म नित्य कर्म है या काम्य कर्म है, संध्योपासन की भांति नित्य कर्म है अथवा काम्य कर्म की श्रेणी में आता है। देखिए, शब्द ज्ञान द्वारा अध्ययनस्य तदज्ञान प्राप्त प्रत्यवाय परिहारः फलम् उत तद अतिरिक्तमपि किंचिद इति प्रश्नाशयः इत्यर्थः। जिज्ञासु के प्रश्न के आशय को जो प्रदीपकार ने दिखाया है उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं उद्योतकार। शब्द ज्ञान द्वारा, देखिए व्याकरण अध्ययन करेंगे तो शब्दों का ज्ञान होगा, तो शब्द ज्ञान के माध्यम से अध्ययनस्य प्रत्यवाय, अध्ययनस्य तद अज्ञान प्राप्त प्रत्यवाय परिहारः फलम्। अध्ययन का फल क्या है? प्रत्यवाय का परिहार। ठीक है, व्याकरण अध्ययन का फल प्रत्यवाय का परिहार ही है। क्या, कैसा प्रत्यवाय? तद अज्ञान प्राप्त प्रत्यवाय, शब्दों के अज्ञान से प्राप्त होने वाला जो प्रत्यवाय दोष, उसका परिहार ही मात्र फल है क्या व्याकरण अध्ययन का। उत तद अतिरिक्तम अपि किंचिद, या फिर उसके अतिरिक्त, प्रत्यवाय परिहार के अतिरिक्त भी कुछ फल है व्याकरण अध्ययन का। इति प्रश्नाशयः, ये प्रश्न का अभिप्राय है। इत्यर्थः, फिर से देख लीजिए, शब्द ज्ञान द्वारा व्याकरण का अध्ययन करेंगे तो शब्द ज्ञान होगा, उस शब्द ज्ञान के द्वारा अध्ययनस्य तद अज्ञान प्राप्त प्रत्यवाय परिहारः फलम्। अध्ययन का फल क्या है? तद अज्ञान प्राप्त, अर्थात शब्दों के अज्ञान से प्राप्त होने वाला जो दोष है, प्रत्यवाय है, उसका परिहार ही अध्ययन का फल है। किसके माध्यम से? शब्द ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि अध्ययन किया तो शब्द ज्ञान हो गया, तो शब्दों के अज्ञान से जो दोष प्राप्त होने वाला था उसका परिहार हो गया। यही व्याकरण अध्ययन का फल है क्या? उत तद अतिरिक्तम अपि किंचिद, या फिर उसके अतिरिक्त भी व्याकरण अध्ययन का कुछ फल है। इति प्रश्नाशयः, ये प्रश्न का अभिप्राय है। इत्यर्थः, प्रयोजन शब्द करण व्युत्पत्त्या प्रयोजक परोपि। प्रयोजन शब्द करण व्युत्पत्ति से प्रयोजक परक भी है। प्रयोजन शब्द करण व्युत्पत्ति से, प्रयुज्यते अनेन इति प्रयोजनम। ठीक है, जिसके द्वारा किसी को किसी कार्य में प्रयुक्त किया जाए, तो वो हेतु, वो फल, प्रयोजक भी तो होता है ना। हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो वो उद्देश्य हमें उस कार्य में प्रयुक्त करने का हेतु बन रहा है ना, प्रयोजक बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, यहाँ पे प्रयोजन का एक अर्थ क्या भी है? प्रयोजक, ऐसा भी है। प्रयोजन शब्द करण व्युत्पत्त्या प्रयोजक परोपि प्रयुज्यते अनेन, प्रयुज्यते अनेन, अर्थात शब्दानुशासन को अध्ययन करने वाले, हम यूं कहें सीधे सीधे शब्दानुशासन के प्रयोजन क्या है, अर्थात उससे क्या उद्देश्य सिद्ध होंगे, यही तो अभिप्राय है ना। इसी को दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अध्येता को इस शास्त्र के अध्ययन में प्रेरित करने वाले प्रयोजक हेतु क्या है?
जो शब्द अनुशासन के प्रयोजन होंगे वही तो किसी अध्येता के प्रयोजक भी होंगे। ठीक है, तो प्रयोजन शब्दः करण व्युत्पत्त्या प्रयोजक परोपि वर्तते। करण व्युत्पत्ति पता चल गई ना, प्रयुज्यते अनेन इति प्रयोजनम, ऐसा अर्थ करेंगे तो प्रयोजन शब्द का अर्थ प्रयोजक भी हो जाएगा। तो तेन व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजकम किंचित अस्ति न वा इत्यपि प्रश्नाशयो बोध्यः। अब उद्योतकार यहाँ पे अपनी बात कह रहे हैं कि प्रयोजन शब्द करण व्युत्पत्ति से प्रयोजक परक भी माना जा सकता है, प्रयोजक अर्थ वाला भी माना जा सकता है। और तेन व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजकम किंचित अस्ति न वा, तो फिर ये जो हमारा प्रश्न है कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, इसका एक अर्थ क्या भी हो जाएगा कि व्याकरण अध्ययन का प्रयोजक कुछ है कि नहीं, ये पूछ रहा है जिज्ञासु। ठीक है, व्याकरण अध्ययन के क्या प्रयोजन है, और प्रयोजन का अर्थ हमने कर दिया प्रयोजक। ठीक है, तो शब्दानुशासन के क्या प्रयोजक हैं, ये भी प्रश्न हो गया ना। फिर यदि प्रयोजन का अर्थ प्रयोजक कर दिया तो उसी को कह रहे हैं तेन व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजकम किंचिदस्ति न वा कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। इसका एक अभिप्राय इस प्रश्न का क्या भी हो जाएगा कि व्याकरण अध्ययन के कोई प्रयोजक हेतु हैं कि नहीं, इत्यपि प्रश्नाशयो बोध्यः, ये भी प्रश्न का अभिप्राय समझना चाहिए। जो पहले कहा सो तो है ही है, कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, सीधे सीधे इस शब्दानुशासन शास्त्र के क्या प्रयोजन हैं। ठीक है, प्रयोजन का अर्थ यदि प्रयोजक कर दे तो ये भी अभिप्राय बनेगा कि व्याकरण अध्ययन के कोई प्रयोजक हेतु है या नहीं है। अतएव उत्तरे आगम पदोपादानम, तो इसीलिए उद्योतकार कह रहे हैं कि प्रश्न का अभिप्राय ये भी है व्याकरण अध्ययन के प्रयोजक हेतु हैं कि नहीं। इसीलिए उत्तर जब दे रहे हैं भाष्यकार तो वहां पे आगम पद का ग्रहण किया है। रक्षा ऊहा आगम लघ्व संदेहा प्रयोजनम, ऐसे कह रहे हैं ना आगे भाष्यकार, तो वहां पे आगम इसको भी रखा गया है। और आगम क्या है, प्रयोजक है, प्रेरित करने वाला है शास्त्राध्ययन में, है ना। तो उद्योतकार कह रहे हैं कि चूंकि प्रश्न का अभिप्राय ऐसा था शब्द कि प्रयोजक परक भी प्रश्न था, व्याकरणाध्ययन के कोई प्रयोजक हैं कि नहीं, तो इसीलिए उत्तर में भाष्यकार ने आगम पद को भी लिया है, आगम इसको भी ग्रहण किया है। अतएवोत्तरे आगम पदोपादानम। ठीक, आगे चलिए। नपुंसकम नपुंसकेन इति एकशेषः, तत्र एकवद्भावस्य वैकल्पिकत्वात् प्रश्ने बहुवचनम उत्तरे एकवचनम बोध्यम, ये आगे के लिए है। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, यहाँ पे तो प्रयोजनानि बहुवचन किया था। ठीक है, और रक्षौहागम लघ्व संदेहः प्रयोजनम, यहाँ पे प्रयोजनम क्या कर दिया, एक वचन कर दिया। तो उसी को दिखा रहे हैं कि देखिए रक्षाच ऊहाच आगमश्च लघुश्च असंदेहश्च इति रक्षौहागम लघ्व संदेहः। ठीक है, यहाँ तो इतरेतर योग द्वंद्व है ही, तो ऐसे ही जब हमारे प्रयोजन बहुत सारे हैं तो प्रयोजन में भी क्या होना चाहिए था, बहुवचन ही होना चाहिए था। ठीक है, बहुवचन होने चाहिए था, तो वहां बहुवचन क्यों नहीं किया, उसका उत्तर दे रहे हैं। तत्र एकवद भावस्य वैकल्पिकत्वात्, कि एकवद भाव वैकल्पिक है इसलिए प्रश्न में बहुवचन दिखाई पड़ रहा है। उत्तरे एक वचनम बोध्यम, और उत्तर में एक वचन हो गया है। और जो पहले लिखा है नपुंसकम नपुंसकेन इति एक शेषः, वो इसके लिए लिखा है प्रयोजनानि के लिए, कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, क्योंकि उद्योत ने प्रयोजन शब्द के दो अर्थ कर दिए ना, एक प्रयोजन एक प्रयोजक। ठीक है, तो प्रयोजन तो नपुंसक लिंग है, प्रयोजकः ये तो सामान्य रूप से पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग है, तो प्रयोजनानि च और प्रयोजकश्च
ठीक है, या प्रयोजकाश्च बहुवचन में भी करें तो भी नपुंसकम अनपुंसकेन, सूत्र बोलिए पूरा। नपुंसक ही शेष रह जाता है ना, नपुंसकम अनपुंसके नैकवच्चास्यान्ये तरस्याम, ठीक है, नपुंसक शेष रह जाता है तो इसलिए प्रयोजनानि ऐसा दिखाई पड़ रहा है। यद्यपि वहां प्रयोजक अर्थ भी संग्रहित है, कोई प्रश्न कर सकता है ना कि प्रयोजनानि का अर्थ आप प्रयोजन भी कर रहे हो और प्रयोजक भी कर रहे हो, तो प्रयोजक पुल्लिंग भी तो है, फिर प्रयोजनानि ही कैसे शेष रह गया। तो उसको बता रहे हैं कि प्रयोजक परक जो पुल्लिंग, देखिए 2 नंबर टिप्पणी देखिए यहाँ पे, इति एक शेषः पर नीचे, प्रयोजक परस्य पुल्लिंगस्य प्रयोजन शब्दस्य नपुंसक प्रयोजन शब्दस्य च एक शेषः, प्रयोजनानि च और प्रयोजनाश्च, ठीक है, प्रयोजक अर्थ वाला भी प्रयोजन शब्द ही है ना हमारे पास, प्रयोजक का तो एक शेष नहीं करेंगे, भिन्न स्वरूप वालों का तो नहीं होगा ना, शब्द तो प्रयोजन ही है, जब वो प्रयोजक परक है तो पुल्लिंग है, और जब वो प्रयोजन परक ही है तो नपुंसक लिंग है, उन दोनों का एक शेष हो रहा है। प्रयोजनानि च प्रयोजनाश्च इति प्रयोजनानि नपुंसकम अनपुंसकेन इति एक शेषः, और तत्र एकवद् भावस्य वैकल्पिकत्वात् प्रश्ने बहुवचनम्, एकवद् भाव वैकल्पिक है, नपुंसकम अनपुंसकेन, इस सूत्र से जब हम एकवद् भाव करते हैं ना, तो सूत्र इसीलिए बुलवा रहे थे आपसे, नपुंसकम अनपुंसकेन नैकवच्चास्यान्यतरस्याम, ठीक है, नपुंसकम अनपुंसकेन सह शिष्यते, ठीक है, नपुंसक को जब अनपुंसक के साथ हम बोलते हैं तो कौन शेष रह जाता है, नपुंसकम शिष्यते, अनपुंसकेन सह विवक्षायाम नपुंसकम शिष्यते, एकवच्चास्यान्यतरस्याम भवति, और इसको एकवद् भाव विकल्प से हो जाता है। तो एकवद् भाव नहीं हुआ तो अथ शब्दानुशासनस्य कानि प्रयोजनानि, कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, यहाँ पे बहुवचन सुनाई पड़ गया, और जब एकवद् भाव हो गया तो रक्षोहा आगम लघ्व संदेहा प्रयोजनम, ऐसा एक वचन हो गया, ठीक। चलिए, तो जिज्ञासु का प्रश्न रहा कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, और इसके अभिप्राय 2 आ गए हैं व्याख्याकारों की ओर से। क्या क्या? प्रदीपकार कह रहे हैं कि जिज्ञासु ये भाव रख करके पूछ रहा है कि ये शब्दानुशासन जो है वो शब्दानुशासन का अध्ययन, व्याकरणाध्ययन, ये नित्य कर्म है अथवा काम्य कर्म है, संध्योपासना आदिवद व्याकरणाध्ययनम नित्यम कर्म अथवा काम्यम, एक ये प्रयोजन है पूछने का शब्दानुशासन के प्रयोजन, और दूसरा उद्योत ने प्रयोजन का अर्थ प्रयोजक कर दिया है, तो व्याकरणाध्ययन का कोई प्रयोजक हेतु भी है कि नहीं, ये जिज्ञासु पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 2 अभिप्राय आ गए जिज्ञासु के, कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, ऐसा कहने से। अब उत्तर दिया जा रहा है, रक्षोहा आगम लघ्व संदेहा प्रयोजनम, तो इसमें 4 तो वस्तुतः प्रयोजन है, जहाँ पे प्रयोजन परक ही प्रयोजन शब्द है, और एक प्रयोजक परक है, ठीक है, आगम। 5 है ना ये, रक्षा, ऊहा, आगम, लघु और असंदेह, ये 5 प्रयोजन कहे गए हैं, रक्षोहा आगम लघु संदेहा प्रयोजनम। तो आप द्वंद्व तो कर ही लेंगे, रक्षा च ऊहा च आगमश्च लघुश्च असंदेहश्च इति रक्षोहागम लघ्व संदेहः इतरेतर योग द्वंद्व समासः, और ऐसे ही प्रयोजनानि च प्रयोजनश्च इति, प्रयोजन एक ही है तो इसलिए प्रयोजनश्च ऐसे कर देते हैं, प्रयोजक हेतु एक ही है ना, तो प्रयोजनानि च ऐसे भी कर सकते हैं आप, प्रयोजनम, रक्षा प्रयोजन है तो प्रयोजनम च, ऊहा भी प्रयोजन है, प्रयोजनम च, फिर आगम प्रयोजक है इसलिए प्रयोजनश्च, प्रयोजनम च प्रयोजनम च प्रयोजनश्च, फिर आगे वाले 2 भी प्रयोजन ही है इसलिए प्रयोजनम च प्रयोजनम च, प्रयोजनम च प्रयोजनम च प्रयोजनश्च प्रयोजनम च प्रयोजनम च इति प्रयोजनम नपुंसकम अनपुंसकेनैकवच्चास्यान्य तरस्याम, ठीक है।
एक नपुंसक लिंग वाला शब्द शेष रह गया और उसको एकवद भाव वैकल्पिक है तो एकवद भाव हो गया। आगे बढ़े। अब एक एक को विस्तार से दिखाएंगे, ये तो केवल नाम कथन कर दिया। व्याकरण शास्त्र के शब्दानुशासन के ये प्रयोजन है, ये प्रयोजक है, ये बता दिया। अब कैसे है तो उसको बताते हैं। सबसे प्रथम कहा था रक्षा, रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। लोप आगम वर्ण विकारज्यों ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति, जो व्यक्ति, जो अध्येता लोप को, आगम को, वर्ण विकार आदि कार्यों को अच्छी प्रकार से जानता होगा, वह ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति, वह सम्यक रूप से वेदों का परिपालन कर सकेगा, रक्षण कर सकेगा। मान लीजिए व्याकरण नहीं जानता है ना, ना लौकिक शब्दों का व्याकरण जानता है और ना ही वैदिक शब्दों का व्याकरण जानता है, केवल उसने लोक में जो व्यवहृत संस्कृत भाषा है उसको जान लिया है, तो फिर जब वो वेद का अध्ययन करेगा ना तो उसको बहुत जगह संदेह होगा कि ये शब्द अशुद्ध है, ये शब्द अशुद्ध है, वो जान नहीं पाएगा। तो फिर वो वहां पे अपनी अल्पज्यता के कारण से, जैसे अभी उदाहरण दिखाएंगे, तो जैसे वेद में गृभणाति प्रयोग होता है, वो सोचेगा ये गृभणाति तो जो है वो अशुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ पे गृहणाति ही ठीक प्रयोग होता है, वो उसको बदल के गृहणाति कर देगा। तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि वेदों की रक्षा के लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम, वेदों के स्वरूप को ठीक ठीक सुरक्षित रखा जा सके इसलिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। अन्यथा वेद तो याद कराते थे पहले परंपरा से सभी को, तो वेद याद करने वाला व्यक्ति यदि व्याकरण को नहीं जानेगा, उसको स्वरों का भी ठीक ज्ञान नहीं होगा और उसको वैदिक व्याकरण के अनुसार जो शब्दों में लोक शब्दों से परिवर्तन दिखाई पड़ता है, भेद दिखाई पड़ता है, उसका भी सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तो फिर वो अपनी अल्प बुद्धि के कारण वहां पर दोष दर्शन करके उसको फिर दूषित कर सकता है ना। इसलिए कह रहे हैं कि रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण अध्ययन करना ही चाहिए। लोपागम वर्ण विकारज्यों ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति, लोपागम वर्ण विकारज्य व्यक्ति ही वेदों का सम्यक परिपालन कर सकेगा।